अच्छा, तो अब हम जो है बात करेंगे गैस्ट्रिक सिक्रीशन के बारे में। तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन में पहले हमें स्टमक की एनाटॉमी के बारे में पता होना चाहिए कि ये कार्डियक रीजन है, ये फंडस है, ये एंट्रम है या बॉडी है, ये फंडस है या फंडस या बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे एंट्रम आता है, यहाँ पे पायलोरिस आता है, ठीक है। अब इसमें जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हैं, ठीक है, उसमें ये है कि जो गैस्ट्रिक सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि सिक्रीट करा रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन से होते हैं? पेराइटल सेल्स होते हैं, चीफ सेल्स होते हैं और जी सेल्स होते हैं। जो पेराइटल सेल्स होते हैं वो यहाँ फंडस में लोकेटेड होते हैं और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन करा रहे होते हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर्स की प्रोडक्शन करा रहे होते हैं। जबकि जो चीफ सेल्स हैं वो भी फंडस में होते हैं और जो पेप्सिनोजिन को सिक्रीट करा रहे होते हैं उसकी जो एक्टिव फॉर्म है पेप्सिन, मतलब उसको पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट करा देते हैं पेप्सिन में एट लो पीएच, ठीक है। फिर अब जो जी सेल्स हैं हमारे वो इधर एंट्रम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जी सेल्स क्या कराते हैं? गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन कराते हैं। अब अगर हम बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ गैस्ट्रिक हाइड्रोजन आयन सिक्रीशन की, तो फिर हम ना यहाँ पे ये डायग्राम देखते हैं, ठीक है। इस डायग्राम में ये है कि जो पेराइटल सेल्स है ना, बेसिकली वो सिक्रीट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, स्टोमक के ल्यूमन में, और बाइकार्बोनेट को एब्जॉर्ब करते हैं ब्लड स्ट्रीम में। ओके तो फिर इसमें जैसे ये हमारे पास टेबल है, इसमें है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन है ना वो दोनों कंबाइन होते हैं इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की वजह से, ठीक है। फिर क्या होता है कि ये ये होता है कि जो बाइकार्बोनेट बनाते हैं, ठीक है, बाइकार्बोनेट बनाते हैं। फिर क्या होता है कि ये रिवर्सिबल होता है प्रोसेस, तो बाइकार्बोनेट जो है ना वो डिसएसोसिएट हो जाता है, ठीक है। जब डिसएसोसिएट हो जाता है तो फिर क्या करता है वो हाइड्रोजन आयन बना लेता है और बाइकार्बोनेट बना देता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जब इस हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनिक एसिड की जो है वो होती है ब्रेकअप होता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्लोरीन जो है वो मिल के क्या करते हैं, क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके क्या करते हैं? HCl करते हैं। HCl क्या करते हैं? स्टमक में डाइजेशन करवाता है, ठीक है। और ये जो है H आयन जो है वो स्टमक के ल्यूमन में ही जो है वो क्या होता है? सिक्रीट होता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। जबकि जो क्लोरीन है वो क्या करती है? वो हाइड्रोजन के साथ ही सिक्रीट होती है, ठीक है। जो क्लोरीन है हाइड्रोजन के साथ ही सिक्रीट होती है, ठीक है। और ये जो सिक्रीशन जो है ना मिलके ये प्रोडक्ट बनाते हैं HCl, ठीक है। फिर आगे इसमें लिखा हुआ है कि जो ड्रग ओमेप्राजोल जो हम यूज़ करते हैं वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, ताकि हाइड्रोजन आयन और पोटाशियम एटीपेज को जो है और हाइड्रोजन आयन की जो सिक्रीशन है उसको ब्लॉक किया जा सके। उसके लिए हम कौन से प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यूज़ करते हैं? ओमेप्राजोल। ये यहाँ पे कोई चीज़ ये लिखी हुई है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप पढ़ लें कि जो बाइकार्बोनेट है प्रोड्यूस्ड इन द सेल इज अब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम एक्सचेंज फॉर द क्लोरीन बाइकार्बोनेट एक्सचेंज, ठीक है। हाँ, जो बाइकार्बोनेट है ना वो जब वेनस ब्लड में ऐड होता है तो ब्लड की जो पीएच है ना वो बेसिकली क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, जिसको हम अल्कलाइन टाइट कहते हैं। और जो बाइकार्बोनेट है ना वो सिक्रीट होता है पेंक्रियाटिक सिक्रीशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हाइड्रोजन होता है ना उसको जो पेंक्रियाटिक सिक्रीशन है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है ना ये बाइकार्बोनेट जो है वो क्या होता है? सिक्रीट हो रहा होता है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि वॉमिटिंग अकर्स गैस्ट्रिक हाइड्रोजन आयन नेवर अराइव्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। जब वॉमिटिंग होती है तो हाइड्रोजन आयन जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं आता, कोई स्टिमुलस नहीं होती है पेंक्रियाटिक बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन के लिए। और जो आर्टीरियल ब्लड होता है वो अल्कलाइन हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वो है स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक हाइड्रोजन आयन सिक्रीशन, ठीक है। ये मैं आपको नोट से बताती हूँ। तो जो वेगल स्टिमुलेशन होती है, ठीक है, पहले तो ये कि हमारा जो स्टमक है ना उसको वेगस नर्व जो है वो क्या कर रही होती है? स्टिमुलेट कर रही होती है, ठीक हो गया। तो अब जो ये जो वेगस स्टिमुलेशन है ना बेसिकली किस वजह से इंक्रीज ये हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन को इंक्रीज करती है इन दो पाथवेज के थ्रू, डायरेक्ट पाथवे के थ्रू और इनडायरेक्ट पाथवे के थ्रू, ठीक है। अब जो डायरेक्ट पाथवे उसमें क्या होता है कि जो वेगस नर्व है ना वो इनर्वेट करती है, मतलब वो क्या करती है? इफेक्ट डालती है पेराइटल सेल्स के ऊपर, ठीक है, ताकि जो हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन है वो मतलब उसको सिक्रीशन हो सके, स्टिमुलेट कर सके, ठीक है, ठीक है। फिर जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना एसिटाइलकोलिन, ठीक है, वो क्या करता है? जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना इन सिनेप्सिस का वो एसिटाइलकोलिन है। और फिर जो रिसेप्टर्स होते हैं पेराइटल सेल्स के वो होता है मस्कराइनिक, ठीक है। और जो सेकंड मैसेंजर होता है CCK और IP3 के वो क्या करता है? जो कैल्शियम जो है इंक्रीज इंट्रासेलुलर, मतलब कि कैल्शियम को इंक्रीज कर देता है। इनडायरेक्ट पाथवे में क्या होता है कि जो वेगस नर्व जी सेल्स जो वेगस नर्व है ना वो इनर्वेट्स करती है जी सेल्स हैं और वो क्या करती है? गैस्ट्रिक सिक्रीशन को स्टिमुलेट करती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन जो है स्टिमुलेट होती है एंडोक्राइन एक्शन के थ्रू, ठीक है। जो न्यूरोट्रांसमीटर है इस साइनेप्स पे वो कौन सा है? GRP, एसिटाइलकोलिन नहीं होता इसमें, ठीक है। फिर यहाँ पे एक वर्ड आता है एट्रोपाइन, ठीक है,
ये एट्रोपाइन, तो ये कोलिनर्जिक मस्करेनिक एंटागोनिस्ट है। अच्छा, जो एट्रोपाइन है ना, ये क्या करता है बेसिकली, ये जीआई सेक्रेशन को इनहिबिट करता है, डायरेक्ट पाथवे को इनहिबिट करके। जो वेगोटोमी उसमें क्या करते हैं कि हम बोथ पाथवेज को जो है ना वो इनहिबिट करवा देते हैं। अब पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रेगुलेटरी सब्सटेंस है देखें तो गैस्ट्रिन जो है बेसिकली ये जो स्टमक की जो एंट्रम पार्ट है, ठीक है जी, वहाँ पे जी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वहाँ से ये गैस्ट्रिन की जो है ना वो सिक्रीशन होती है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है कि जो हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन है गैस्ट्रिक में उसको इंक्रीज कराता है, ठीक है, जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है उसकी ग्रोथ को इंक्रीज करता है, और जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। और जो गैस्ट्रिन है ना बेसिकली जो खाना हम खाते हैं उसके रिस्पॉन्स में जो है ना रिलीज होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा स्टमक जो है ना वो डिस्टेंट भी हो जाता है। अच्छा, ये क्या करता है, जो हाइड्रोजन आयन है ना उसको सिक्रीट करता है, ठीक है, कोलिसिस्टोकिनीन के साथ जो है ना इंटरेक्ट करके, जो कि पेराइटल सेल्स के ऊपर जो है ना रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। और जो सेकंड मैसेंजर है गैस्ट्रिन का पेराइटल सेल पे वो क्या है, IP3 और कैल्शियम। जो गैस्ट्रिन है वो क्या करता है, जो ECL सेल्स है उनको भी स्टिमुलेट करता है और हिस्टामिन की सिक्रीशन को भी, और फिर क्या करता है जो है ना हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन को और ज़्यादा जो है क्या करता है, रेज करता है, स्टिमुलेट करता है। अब इसमें यही है कि स्टमक की डिस्टेंशन हो जाती है, अल्कनाइजेशन, अमाइनो एसिड, ठीक है, एसिड्स होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं, या वेगल स्टिमुलेशन या गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड, ठीक है, इसकी जो पीएच है ना वो डिक्रीज होने लग जाती है। अब जब जैसे क्रोनिक PPI की यूज़ के प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के यूज़ से जो है जब यूज़ करते हैं तो उससे भी जो है ना गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन जाहिर सी बात है वहाँ ज़्यादा होने लग जाती है। जैसे कि अब ये क्रोनिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस है H. पाइलोरी, इसमें भी गैस्ट्रिक की जो स्टिमुलेशन होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में गैस्ट्रिक प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। अब जैसे जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम है, गैस्ट्रिनोमा भी हम इसको कहते हैं, इसको हम पेंक्रियास का ट्यूमर भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसी तरह गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, HCl बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, इस वजह से क्या होता है कि ये ट्यूमर्स बन जाते हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के बारे में। तो ये क्या होता है कि जो ड्यूडनल या गैस्ट्रिक म्यूकोजा है ना उसकी लेन में अगर अल्सरेशन हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर डिजीज़। और ये किस वजह से होती है कि जो हमारा प्रोटेक्टिव म्यूकस बैरियर है ना वो उसकी लॉस की वजह से होती है, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन आयन या पेप्सिन की जो है ना बहुत ज़्यादा सिक्रेशन हो जाए उस वजह से ये अल्सरेशन होने लग जाती है। तो इसमें बस ये हम प्रोटेक्टिव फैक्टर्स देखेंगे और डैमेजिंग फैक्टर्स देखेंगे। तो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स में क्या आ जाता है, म्यूकस आ जाता है, बाइकार्बोनेट आ जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ जाते हैं, म्यूकोजल ब्लड फ्लो या फिर ग्रोथ फैक्टर्स आ जाते हैं। जबकि डैमेजिंग फैक्टर्स जो है वो कौन से, हाइड्रोजन आयन, पेप्सिन, H. पाइलोरी, ठीक है, NSAID, स्ट्रेस, स्मोकिंग और अल्कोहल। अच्छा, ये जो अब हम पढ़ेंगे गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में। तो क्या होता है, जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा वो डैमेज हो जाए तो उस वजह से जो है क्या हो जाता है, गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन आयन है उसकी सिक्रेशन जो है ना जो सिक्रेशन है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो हाइड्रोजन आयन ऑलरेडी जो सिक्रेशन है ना वो लीक हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा जो है ना वो डैमेज होने लग जाता है। तो गैस्ट्रिन का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है और हाइड्रोजन आयन की जो सिक्रेशन है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और जो मेन जो काज है गैस्ट्रिक अल्सर का वो है H. पाइलोरी, ठीक है। H. पाइलोरी क्या करता है, जो हमारा गैस्ट्रिक म्यूकोजा है ना वहाँ पर जाके कॉलोनीज बना लेते हैं, फिर वो साइटोटॉक्सिन जो है रिलीज करता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक म्यूकोजा हमारा डैमेज हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद H. पाइलोरी के लिए जो है हम जो टेस्ट करते हैं वो क्या होता है, उसमें हम उसको कार्बन-13 यूरिया देते हैं, ठीक है। ये बस चीज़ आपको पता होनी चाहिए इसमें। ओके, देन हमारे पास आ जाता है ड्यूडनल अल्सर। तो ड्यूडनल अल्सर क्या है कि ड्यूडनल जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये पार्ट है वो डैमेज हो जाता है, इसका म्यूकोजा, ठीक है। इसमें क्या होती है कि जो गैस्ट्रिक हाइड्रोजन आयन की सिक्रेशन है वो इंक्रीज हुई होती है। जब सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हुई होती है तो ड्यूडनल में चली जाती है, जाके उसके म्यूकोजा को क्या करती है, डैमेज कर देती है। तो इसमें जो H. पाइलोरी की वजह से भी ये होता है, ठीक है। जो H. पाइलोरी जो है वो क्या करता है, सोमैटोस्टैटिन्स की जो सिक्रेशन है उसको इनहिबिट कराता है, ठीक है। किस तरह कि जो गैस्ट्रिक हाइड्रोजन सिक्रेशन है ना उसको स्टिमुलेट कराता है। फिर क्या करता है कि इंटेस्टिनल बाइकार्बोनेट सिक्रेशन को भी इनहिबिट कराता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कि ड्रग्स जो कि गैस्ट्रिक हाइड्रोजन आयन की सिक्रेशन को जो है क्या करती है, ब्लॉक करती है। उसमें आ जाता है एट्रोपाइन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सिमिटडीन और ओमेप्राजोल। अच्छा, फिर अब हम ये लिपिड कॉर्पोरेटिव फार्माकोलॉजी का ये है चैप्टर, इसमें हम ये टेबल देखेंगे कि जो एसिटाइलकोलिन है ये वेगस नर्व से आता है, ठीक है। आगे M3 रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाता है। हिस्टामिन कहाँ से आता है, ECL जो सेल्स हैं वो इसको प्रोड्यूस करते हैं और ये आकर यहाँ पर H2 रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो जाता है। जबकि जो है ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये इनहिबिशन का फंक्शन करता है। जो गैस्ट्रिन है वो G सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और आके CC के रिसेप्टर्स के साथ वो क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। अब क्या होता है, ये जो एसिटाइलकोलिन है वो क्या करता है, जब रिसेप्टर्स के साथ अटैच होता है तो आके कैल्शियम जो इंट्रासेलुलर कैल्शियम है ना उसको एक्टिवेट करता है, ठीक है, उसको इंक्रीज करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है। जब इंट्रासेलुलर कैल्शियम स्टिमुलेट होता है तो क्या करता है, प्रोटीन काइनेज को जो है क्या करता है, एक्टिवेट करता है। जब प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होती है तो प्रोटॉन पंप जो हमारे पास यहाँ पर है ये एक्टिवेट हो जाता है। अब ये प्रोटॉन पंप कैसे एक्टिवेट होती है, क्या करता है कि जो पेराइटल सेल है ना यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर भेजता है और पोटाशियम को
को बाहर से अंदर लाता है ल्यूमन से, ठीक है। जब हाइड्रोजन बाहर जाता है तो एसिडिक नेचर हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो क्लोराइड के साथ मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देता है। इसी तरह जो हिस्टामीन है वो जीएस प्रोटीन के थ्रू जो है साइक्लेज जो है उसको एक्टिवेट करवाता है, ठीक है। फिर जो है उससे क्या होता है कि एटीपी बन जाता है, टूट के एटीपी में बन जाता है, साइक्लेज एएमपी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो क्या करता है, फर्दर उसको स्टिमुलेट करता है, तो प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हो जाता है, फर्दर वही प्रोटॉन पंप जो है एक्टिवेट हो जाता है। इस तरह गैस्ट्रिन भी सेम यही करता है कि इंट्रासेलुलर कैल्शियम को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से प्रोटीन काइनेज जो है वो एक्टिवेट होती है, फिर ये फंक्शनिंग करने लगता है। अच्छा, अब हम यहाँ पे जो ड्रग्स यूज करेंगे ताकि प्रोटॉन पंप जो है ना अपना काम ना कर सके, तो ये जो एसिटाइलकोलिन है, यहाँ पर जो ये रिसेप्टर्स हैं इसके, जो M3 रिसेप्टर है, ये इसको जो है ना जो ड्रग है एट्रोपाइन जो ड्रग है ना वो यहाँ पर क्या करेगी, जो ये M3 जो रिसेप्टर्स है ना, मैं लिख देती हूँ, M3 जो रिसेप्टर्स है ना उसको क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। जब M3 रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे तो कोई भी फंक्शन नहीं हो सकेगा, प्रोटॉन पंप एक्टिवेट नहीं हो सकेगा। इसी तरह जो हिस्टामीन है यहाँ पर सिमेटिडीन जो है क्या कर देगा, जो H2 हिस्टामीन रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से ये प्रोसेस नहीं हो सकेगा। इसी तरह प्रोस्टाग्लैंडिन का तो काम यही है कि वो इसको इनहिबिट कर दे। जब बस इसमें इतना ही बताना है, ठीक है। और ओमेप्राजोल जो है वो क्या करता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को जो है ना वो बंद कर देता है, और डायरेक्टली जो है ना क्या करता है, इस पंप को जो है वो क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, और हाइड्रोजन की जो सिक्रीशन है इसको भी क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है।